गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 9 फरवरी 2022 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट होगा। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और वीडियो को निश्चित तौर पे लाइक कर दें। साथ ही साथ जिन लोगों ने हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। प्रत्येक दिन टेलीग्राम चैनल पे जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होता है उसको टिक करके मैं टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का पीडीएफ आपको मिल जाएगा और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के साथ टिक किया हुआ मिलेगा, यानी जिस न्यूज़ को मैंने टिक किया उसको एटलीस्ट आप लोग पढ़ लीजिएगा। और साथ ही साथ कोई अदर इन्फॉर्मेशन मुझे देना होता है तो वो भी मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करता हूँ। तो आप लोग टेलीग्राम जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वीडियो देखना शुरू किया है तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। वीडियो के आखिर में मैं इस पर डिस्कस कर दूंगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा देश ईरान न्यूक्लियर डील में हस्ताक्षर करता नहीं है। आप सभी को ज्ञात है कि 2015 में ईरान न्यूक्लियर डील हुआ था और 2018 में जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आई थी तब वो फिर बाहर हो गया था, अमेरिका इससे बाहर हो गया था। लेकिन अन्य देश जो थे ईरान न्यूक्लियर डील में बने हुए थे। तो आपको मुझे ये बताना है कि ईरान न्यूक्लियर डील में कौन सा देश हस्ताक्षर करता नहीं था और ये चर्चा में वर्तमान में क्यों है, क्योंकि अमेरिका और ईरान के मध्य जो है फिर से चर्चा चल रही है ईरान न्यूक्लियर डील को लेकर के। तो आपके ऑप्शन ए है जर्मनी, बी है कनाडा, सी है चीन या डी है ब्रिटेन। कौन सा देश ईरान न्यूक्लियर डील में हस्ताक्षर करता नहीं था या नहीं है। हुंडई ने माफी मांगी, पाकिस्तानी वितरक ने कश्मीर वाली पोस्ट हटाई। देखिए इशू क्या हुआ, इशू ये हुआ कि पाकिस्तान अपनी तरह से प्रोपेगेंडा करते रहता है और पाकिस्तान ने जितने भी कंपनी थे उस सभी कंपनी को कहा कि 5 फरवरी को आप लोग जो है कश्मीर के खिलाफ पोस्ट डालिए। तो 5 फरवरी को पाकिस्तान जो है कश्मीर दिवस मनाता है और इन्होंने कहा, पाकिस्तान ने जितने भी कंपनी था सभी कंपनी को कहा कि आप जो है कश्मीर के खिलाफ पोस्ट डाल दिए। तो ऐसे कंडीशन में हैंडुई कंपनी जो है या अदर जो भी कंपनी है, बहुत सारी कंपनी है, चाहे वो केएफसी हो, चाहे हैंडुई हो, चाहे मैकडोवेल हो, या बहुत सारी कंपनी जो है वो पोस्ट डाले, वहाँ के जो लोकल डिस्ट्रीब्यूटर है वो पोस्ट डाले। तो ऐसे जब पोस्ट केएफसी के पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल से जब पोस्ट होना शुरू हुआ या हैंडुई के ट्विटर हैंडल से जब पोस्ट होना शुरू हुआ तो इंडिया में बैकआउट हैंडुई ट्रेंड करने लगा, इंडिया में बैकआउट केएफसी ट्रेंड करने लगा। उसके बाद क्या हुआ कि हैंडुई को आगे आकर के ये क्लेरिफाई करना पड़ा और माफ़ी मांगना पड़ा कि जो पोस्ट डाला गया है वहाँ के लोकल पाकिस्तानी डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा डाला गया है और पोस्ट को हटाया गया। जब उस पोस्ट को हटाया गया तो फिर पाकिस्तान में जो है इसको लेकर के ट्रेंड होना शुरू हुआ, बैकआउट केएफसी, राइट। तो इंटरनेशनल इस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच में जो विवाद है उसको लेकर के इंटरनेशनल कंपनियां एक बार फिर से पिस गई है। लेकिन कोई भी कंपनी भारत को दुखी नहीं कर सकता, भारत विश्व का सबसे बड़ा मार्केट है। हैंडुई ने माफ़ी मांगी है या अन्य कंपनी ने भी भारत से माफ़ी मांगी है। इस टॉपिक में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट है आपके लिए और ऑलरेडी 2-3 दिन पहले हमने डिटेल से डिस्कस किया था मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में, तो आज हम इस पर डिटेल से चर्चा नहीं करेंगे। बेसिकली फर्स्ट पेज पे कोई खास न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं था। एडिटोरियल आज का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार्टअप पे एडिटोरियल है और बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। पिछले 3 वर्ष के दौरान 17,000 से ज़्यादा किसानों ने की आत्महत्या। मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग एनसीआरबी
नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो गृह मंत्रालय के तहत आता है। एनसीआरबी के डाटा को जाकर के आप लोग देखिएगा। मान लीजिए आपको निबंध लिखना है या आपको कहीं ना कहीं मेंस लिखना है, तो वहाँ पे किसान को लेकर के क्या डाटा है, मजदूर को लेकर के क्या डाटा है, उसके बाद सड़क दुर्घटना को लेकर के क्या डाटा है, महिलाओं को लेकर के क्या डाटा है, उस डाटा को आप लोग लिख लीजिएगा। और एनसीआरबी का डाटा को डायरेक्टली कोट एंड कोट आप कर सकते हैं एग्जाम में। मेंस में आप डायरेक्टली लिखिए कि एनसीआरबी के डाटा के अनुसार या एनसीआरबी के अनुसार 17,000 से ज़्यादा किसानों ने किया आत्महत्या। तो जब भी डाटा ऑथेंटिकेट सोर्स से आपको लिखना चाहिए, और ऑथेंटिकेट सोर्स है एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। एनसीआरबी की वेबसाइट का लिंक मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। और कुछ जो इन्फॉर्मेशन हमारे देश के गृह राज्य मंत्री के द्वारा दिया गया है कि पिछले 3 वर्ष में 17,000 से ज़्यादा किसानों ने किया आत्महत्या। यानी जब भी आपको कृषि सेक्टर की कुछ लिखना हो, कृषि सेक्टर के बारे में, या कृषि सेक्टर की जो निगेटिव पॉइंट को लिखना है, तो आप इसको कोट कर सकते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर के निगेटिव पॉइंट को जब भी आप लिखना हो तो इस पॉइंट को जरूर आप लोग कोट कर सकते हैं। अरुणाचल में सीमा पे हिमस्खलन में दब के 7 जवान हुए बलिदान। सबसे पहले मैं विजडम एजुकेशन की तरफ से इन जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। अब देखिए, मैं ये डिस्कस क्यों कर रहा हूँ, ये डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ कि यूपीएससी 2021 का पेपर देखिएगा, GS1 का पेपर, तो हिमस्खलन को लेकर के डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा हुआ, लैंड स्लाइडिंग को लेकर के या हिमस्खलन को लेकर के डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ। तो इसी तरह से क्वेश्चन को रिलेट करता है मेंस में। हिमस्खलन चर्चा में अगर है तो हिमस्खलन से मेंस में क्वेश्चन आपको पूछ देगा। और जाकर के क्वेश्चन देखिएगा, हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, हिमस्खलन से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसलिए आप लोग जो है अपने ज्योग्राफी के बुक से हिमस्खलन टॉपिक के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, लैंड स्लाइड टॉपिक के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। अडानी बने एशिया के सबसे धनवान व्यक्ति। अडानी जो है कल एशिया के सबसे धनवान व्यक्ति बन गए हैं। अच्छा, इम्पॉर्टेंट क्यों है? इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि अडानी ने जो है ग्रीन एनर्जी सेक्टर में काम करना शुरू किया, खास करके सोलर सेक्टर में काम करना शुरू किया। और ऐसा देखा गया है कि उनकी जब सोलर सेक्टर में वो काम करना शुरू किए, 6.55 लाख करोड़ रुपए उसकी संपत्ति पहुंच गई है। टोटल 88.5 अरब डॉलर उनकी संपत्ति पहुंच गई है। एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। मुकेश अंबानी को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। उसका रीजन है कि इन्होंने ग्रीन सेक्टर में काम करना शुरू किया, सोलर सेक्टर में काम करना शुरू किया। आखिरी चरण में 5G नेटवर्क का विकास इंपॉर्टेंट है। 5G को लेकर के देश में लगातार काम हो रही है और हमारे देश में आखिरी चरण में इसका विकास है। देखते हैं उस पर क्या होता है। बाकी इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। आईटीसी में धांधली अब आसान नहीं, सरकार जीएसटी को लेकर के कड़े नियम बना रही है। और ये जो है आरबीआई की मीटिंग होने वाली है मौद्रिक समीक्षा नीति की, तो उस मीटिंग में देखते हैं क्या आउटपुट निकलता है। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर दूंगा। ये जो एडिटोरियल है, इस एडिटोरियल में 2-3 पॉइंट दिया हुआ है, हालांकि कुछ खास है नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट, लेकिन 2-3 पॉइंट मुझे आपके साथ चर्चा करनी है। दूसरा एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। ये एडिटोरियल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ पॉइंट दिया हुआ। देखिए, इशू क्या, इशू ये है कि 2020 में जब से कोविड का वेव शुरू हुआ, ऐसे कंडीशन में जो चीन के राष्ट्राध्यक्ष हैं, चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, वो अपने देश से बाहर नहीं निकले हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चीन की थू-थू हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चीन की जो है बायकॉट एक तरह से हो रहा है, या चीन की प्रतिष्ठा विश्व के स्तर पे गिरी है। तो ऐसे कंडीशन में चीन के पास एक मौका था, और चीन के पास ये मौका था कि चीन में जो 2022 में विंटर ओलंपिक हो रहा है, उस विंटर ओलंपिक में चीन अपनी सॉफ्ट पावर को विश्व को दिखा सकता था।
चीन विश्व को मना सकता था या सॉफ्ट पावर को चीन विश्व को दिखा सकता था। लेकिन हुआ उल्टा इसलिए कि पहले ही क्वाड के सभी देश, इंडिया को छोड़ करके क्वाड के सभी देश पहले ही चीन का राजनीतिक बायकॉट कर दिए थे, डिप्लोमेटिक बायकॉट किए थे। डिप्लोमेटिक बायकॉट का मतलब ये नहीं होता है कि खिलाड़ी नहीं जाएंगे, अमेरिका के खिलाड़ी आज भी चीन गए हुए हैं। डिप्लोमेटिक बायकॉट का सिर्फ मतलब ये होता है कि खिलाड़ी के साथ साथ जो डिप्लोमेट जाते हैं, जो राजनयिक जाते हैं, वो नहीं जाएंगे। भारत ने राजनयिक बहिष्कार नहीं किया था, डिप्लोमेटिक बायकॉट इंडिया ने नहीं किया था। आप सभी को ज्ञात होगा, याद होगा, हम आपके साथ डिस्कस भी कर रहे थे कि आरआईसी की एक समिट हुई थी। आरआईसी में 3 देश हैं, रसिया, इंडिया और चाइना। आरआईसी की इस समिट में भारत ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि भारत जो है विंटर ओलंपिक का समर्थन करेगा और भारत अपने राजनयिक को भेजेगा, ये भारत ने कहा था। जबकि क्वाड के सभी देश, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान, तीनों देश राजनयिक बहिष्कार कर चुके थे, बावजूद भारत चीन के साथ खड़ा था। लेकिन हुआ क्या, आखिर क्यों भारत को राजनीतिक बहिष्कार करना पड़ा, वो भी जब विंटर ओलंपिक शुरुआत होने वाला था उससे एक दिन पहले? इसका रीजन ये है कि गलवान के जो सैनिक थे, जिस सैनिक को मार पड़ी थी भारतीय सैनिकों के द्वारा, तो गलवान घाटी के एक जो घायल सैनिक थे चीन के, उस सैनिक को मसाल थमा दिया गया। जो ओलंपिक मसाल होता है, उस मसाल को एक ऐसे व्यक्ति को थमा दिया गया जो गलवान घाटी में हिंसक झड़प में शामिल था। और जब इस तरह की चीन ने प्रोपेगेंडा करना शुरू किया तो उसके बाद भारत ने बायकॉट कर दिया, भारत ने डिप्लोमेटिक बायकॉट किया, भारत ने सबसे आखिरी में बायकॉट किया। तो यही कहा जा रहा है, राइटर का यही कहना है कि चीन के पास एक मौका था, एक आखिरी मौका था कि चीन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक अच्छा संदेश दे सकता था, एक सॉफ्ट पावर दिखा सकता था अपना। चीन पे जो आरोप लगा था कोरोना वायरस का लेकर के कि विश्व में कोरोना वायरस चीन ने फैलाया है, उस आरोप को तत्कालिक रूप से राहत चीन दे सकता था। चीन एक अपनी सांस्कृतिक विरासत को दिखा सकता था विश्व को, लेकिन उल्टा चाल चीन पर पड़ गया क्योंकि गलवान सैनिक को चीन ने आगे कर दिया। बाकी इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, चीन के बारे में जब आप पढ़िएगा ना, जैसे गलवान घाटी की इंसिडेंट क्यों हुआ या ताइवान का इशू वर्तमान में चर्चा क्यों चल रहा है, नीचे आपको एक न्यूज़ मिलेगा कि नेपाल का कुछ क्षेत्र चीन ने अधिग्रहण कर लिया। चीन एग्रेशन की पॉलिसी क्यों अपनाया? तो चीन और इंडिया रिलेशन पे मैंने डिस्कस किया, एक सेपरेट वीडियो बनाया था, आप लोग देखिएगा। हमने वहाँ भी चर्चा किया था और यहाँ भी मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि होता क्या है कि चीन में एक व्यक्ति सत्ता चलाता है और वो व्यक्ति सर्वोसर्वा होता है। तो ऐसे कंडीशन में वो व्यक्ति जो है नहीं चाहता है कि लोगों का ध्यान भटके। वो व्यक्ति जो सी जिनपिंग है, वो सारी कमान अपने हाथ में रखना चाहता है। तो ऐसे कंडीशन में जब भी डोमेस्टिक समस्या बढ़ेगी तो वैसे कंडीशन में राष्ट्रवाद का सहारा वो लोग लेता है या अन्य चीज़ों का सहारा लेता है। जैसे मान लीजिए पाकिस्तान में कल के डेट में भूखमरी होगा, ठीक है, तो पाकिस्तान अगर इंडिया के विपक्ष में बोलना शुरू कर दिया वहाँ पे, तो लोग वहाँ पे सोचेंगे या पाकिस्तान ये बोलना शुरू करेगा कि इंडिया भारत हम पे हमला करने वाला, पाकिस्तान पे हमला करने वाला है, तो लोगों का ध्यान तत्कालिक रूप से भटक जाएगा। और वहीं एग्जैक्टली चीन करता है। चीन में कोरोना के समय में जो है या कोरोना से पहले काफ़ी समस्याएं थी, चीन की इंटरनल समस्याएं काफ़ी थी। वहाँ महंगाई बढ़ रही थी, वहाँ पे बेरोजगारी बढ़ रही थी। चीन का बहुत सारे देश बैकआउट कर दिए थे, तो मैन्युफैक्चरिंग में भी चीन घटने लगा था चीन में। तो ऐसे कंडीशन में अपने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए चीन ने क्या किया कि भारत के साथ चीन भिड़ गया गलवान में, चीन ताइवान के साथ भिड़ रहा है, दक्षिणी चीन सागर में चीन भिड़ रहा है। तो ये सब जो है एग्रेशन पॉलिसी अपनाता है चीन, बेसिकली अपने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। और एक और मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, 1962 की जो वार हुई थी, भारत के साथ चीन की लड़ाई हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि 1959 से लेकर के 1962 तक चीन में विश्व का सबसे बड़ा अकाल आया था। और ऐसा कहा जाता है कि लगभग 1 करोड़ से अधिक लोग उस अकाल में मारे गए थे, यानी लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं था। तो 1962 की लड़ाई जो भारत के साथ हुआ था, उससे पहले चीन में भूखमरी था काफ़ी, 1 करोड़ से अधिक लोग मारे गए थे भूखमरी के कारण।
इसलिए चीन ने भारत पे हमला किया और तत्कालिक रूप से चीन ने अपने लोगों का ध्यान भटका दिया था। स्टार्टअप वेव चल रहा है, शार्क टैंक इंडिया एक फेमस कार्यक्रम चल रहा है अभी। तो स्टार्टअप को लेकर के कहीं ना कहीं कुछ बातें किया गया है आपको बजट में भी। तो स्टार्टअप को लेकर के बेसिक पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, स्टार्टअप इंडिया जो है बेसिकली इस कार्यक्रम जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री ऑफ इंटरनल ट्रेड, DPIIT। इसके द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है। इसकी शुरुआत हुआ था 16 जनवरी 2016 को, और जब इसकी शुरुआत हुआ था तब एक कंडीशन था कि वैसे कंपनी को हम स्टार्टअप कहेंगे जिसका नेटवर्थ 25 करोड़ रुपए से कम हो, और साथ ही साथ ये कंपनी 7 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। ये 2 कंडीशन था 2016 में। 2019 में सरकार ने इसमें अमेंडमेंट किया, सुधार किया, और कहा कि वैसी कंपनी को स्टार्टअप कहा जाएगा जो कंपनी 100 करोड़, जिसका टर्नओवर 100 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए, और 10 साल से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। यानी कोई कंपनी 11 साल हो गई पुरानी तो उसको स्टार्टअप नहीं कहा जाएगा, और 100 करोड़ टर्नओवर क्रॉस किया तो उसको स्टार्टअप नहीं कहा जाएगा। तो दोनों ही कंडीशन फुलफिल करना चाहिए। अब देखिए, स्टार्टअप इंडिया विजन 2024 क्या है। ये विजन है कि सेबी अब स्टार्टअप को लिंक कर रही है। स्टार्टअप को, जैसे आपने देखा होगा कि पेटीएम का IPO इशू किया गया, वो सेबी कर रही है। तो सेबी क्या कर रही है कि स्टार्टअप कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्टिंग करना शुरू कर दिया। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद, नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल नामक एक परिषद को अधिसूचित किया, और स्टार्टअप के द्वारा $400 अरब के लक्ष्य को सरकार पहुंचेगी 2024 तक। तो ये बेसिकली स्टार्टअप इंडिया विजन 2024 का टारगेट है। अब देखिए, 10 जनवरी 2022 को, आज से कुछ दिन पहले, पिछले महीने, स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का उद्घाटन किया गया है कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा। हमारे देश के कॉमर्स मिनिस्टर ने किया, स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का उद्घाटन किया था। वाणिज्य मंत्री ने स्टार्टअप को लेकर के 5 मंत्र दिए थे। एक तो साझा करना, मतलब शेयर करना, दूसरा खोज करना, रिसर्च करना, तीसरा पोषण, चौथा सेवा, और 5वां सशक्तिकरण। इसको भी आप लोग कोट कर सकते हैं। स्टार्टअप को पेटेंट में छूट मिलता है और कई अन्य तरह की सेवाएं मिलती है। स्टार्टअप जो कंपनी होती है उसको पेटेंट में भी छूट मिलता है और कई अन्य तरह की सरकार सेवाएं देती है। 2018 से लेकर के 21 तक 6 लाख नौकरी स्टार्टअप ने उत्पन्न किया है, यानी 6 लाख लोगों को स्टार्टअप के माध्यम से नौकरी दिया गया। अब इस एडिटोरियल में 2-3 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट यह है कि 10 जनवरी 2022 तक 61,400 स्टार्टअप देश में रहे हैं, और देश के 555 जिला में कम से कम प्रत्येक जिला में एक एक स्टार्टअप है। 2021 में 44 स्टार्टअप कंपनी यूनिकॉर्न कंपनी बनी है, और अब टोटल देश में 83 यूनिकॉर्न कंपनियां। देखिए, देश में 83 यूनिकॉर्न कंपनी है, जिसमें 44 जो यूनिकॉर्न कंपनी है 2021 में ही बनी है। अब सवाल होता है कि यूनिकॉर्न कंपनी क्या होता है। तो यूनिकॉर्न कंपनी वैसे स्टार्टअप कंपनी को कहा जाता है जो अपना मार्केट कैपिटल $1 बिलियन क्रॉस कर जाती है। $1 बिलियन को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कीजिएगा तो हो जाएगा 7500 करोड़ रुपीज। अगर डॉलर का रेट 75 है तो टोटल 7500 करोड़ रुपीज हो जाएगा। अभी के समय में जो अनअकैडमी है, अनअकैडमी की शुरुआत 2014 में हुई है, स्टार्टअप कंपनी है, और इसका जो है मार्केट कैपिटल अब हो गया यूनिकॉर्न कंपनी। अब ये भी यूनिकॉर्न कंपनी बनी है, यानी अगर कोई स्टार्टअप कंपनी यूनिकॉर्न कंपनी बनती है तो उसका अपना बेनिफिट है, सरकार उसको अपनी तरफ से रिबेट देती है। और स्टार्टअप कंपनी 2021 में $36 अरब का फंड जुटाई है। हमारा टारगेट 2024 का क्या है कि हमको $400 अरब का फंड जुटाना है, और 2021 में स्टार्टअप कंपनी ने $36 अरब का फंड जुटाया। तो ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन है, बाकी आप लोग इसको
पढ़ लीजिएगा। हालांकि ये एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी देश में स्टार्टअप को लेकर के चर्चा चल रही है। सोनी टीवी ने एक अलग से प्रोग्राम लाया है शार्क टैंक इंडिया, जो स्टार्टअप से ही संबंधित है। देखिए यहाँ पे एक गैस पाइपलाइन है, उस गैस पाइपलाइन के बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगा। चूँकि मुझे याद है शायद उत्तर प्रदेश पीसीएस, आई थिंक यूपी ने ये क्वेश्चन पूछा था। रूस और जर्मनी के बीच में एक पाइपलाइन है नॉर्ड स्ट्रीम 2, नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन है रूस और जर्मनी के बीच में। तो ये बस याद रखिएगा इसको लेकर के कि ये किस देश के बीच में है, रूस और जर्मनी के बीच में। नेपाल, चीन ने नेपाल की पश्चिमी सीमा पर किया कब्जा। देखिए ऑलरेडी चीन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, चीन की एक पॉलिसी है, इस पॉलिसी को बोलते हैं एक हथेली 5 उंगली कॉन्सेप्ट। एक हथेली है, ये 5 उंगली देखिए, 3, 4 और 5। हथेली चीन के लिए क्या है? हथेली चीन के लिए है तिब्बत का क्षेत्र। और 5 उंगली क्या है? 5 उंगली पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है भूटान, तीसरा है सिक्किम, चौथा है नेपाल और 5वां है लद्दाख। चीन का कहना है कि जिस तरह से हाथ के 5 उंगली जो है वो हाथ का ही पार्ट होता है, हथेली का ही पार्ट होता है। तो चीन का जिस तरह से हथेली तिब्बत का क्षेत्र चीन के पास है और ये सारा का सारा जो उंगली है ये इसका एक्सटेंडेड पार्ट है। यानी तिब्बत का एक्सटेंडेड पार्ट क्या है? अरुणाचल प्रदेश है, भूटान है, सिक्किम है, नेपाल है और लद्दाख। इसलिए ये पांचों को क्षेत्रों को चीन कभी न कभी अपने साम्राज्य में मिलाएगा या अपने तिब्बत में मिलाएगा या चाइना में मिलाएगा। ये चीन का बहुत पहले से नीति रहा है, एक हथेली 5 उंगली का कॉन्सेप्ट। और इसलिए लगातार आप देखते होंगे कि चीन का विवाद अरुणाचल प्रदेश में भी होता है, सिक्किम में भी विवाद होता है, भूटान में भी विवाद होता है, नेपाल का भी कुछ क्षेत्र अधिग्रहण किया और लद्दाख में भी विवाद होता है। इसका रीज़न यही कि चीन अपने यहाँ इस थ्योरी को चलाता है कि ये सारा का सारा जो पार्ट है ये पार्ट चीन का है, ये सारा का सारा तिब्बत का एक्सटेंडेड पार्ट है। जिस तरह से उंगली हाथ का एक्सटेंडेड पार्ट है उसी तरह से ये सारा का सारा चीज़ चीन का एक्सटेंडेड पार्ट है या तिब्बत का एक्सटेंडेड पार्ट है। इसलिए चीन कभी न कभी इस पर कब्जा करेगा। भारतीय आईटी पेशेवरों के लिए खुलेंगे ऑस्ट्रेलिया के दरवाजे। देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। आप सभी ने देखा होगा, पेपर अगर फॉलो कर रहे हैं कुछ दिन से, ऑस्ट्रेलिया की जो वित्त मंत्री है वो इंडिया आई थी और FTA को लेकर के भारत के वित्त मंत्री से चर्चा कर रही थी। सॉरी, वाणिज्य मंत्री, ऑस्ट्रेलिया के वाणिज्य मंत्री इंडिया आई थी और भारत के वाणिज्य मंत्री से चर्चा कर रही थी। तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में हो सकता है जल्द से जल्द FTA समझौता साइन हो। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पे भारत के जो IT पेशेवर हैं उसके लिए ऑस्ट्रेलिया के दरवाजे खुलेंगे। इसको भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, इतना ही न्यूज़ था, लौटते हैं क्वेश्चन पे अब हम लोग। ईरान न्यूक्लियर डील में बेसिकली P5+1 देश का कॉन्सेप्ट है। P5+1 देश और ईरान, इसके बीच न्यूक्लियर डील हुआ था। ईरान न्यूक्लियर डील में टोटल 7 देश थे, एक तो ईरान हो गया और ये जो है P5+1 देश थे। P5 मतलब क्या होता है? परमानेंट 5, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी देश, जिसमें कौन है? जिसमें USA है, USSR है, ब्रिटेन है, फ्रांस है और चीन है। तो ये 5 देश हैं P5 में, ये हो गया। +1 में जर्मनी है। तो जो ईरान न्यूक्लियर डील हुआ था उसमें P5+1 देश शामिल था, यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी मेंबर और जर्मनी इसमें शामिल था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कनाडा इसमें शामिल नहीं था। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।